तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर आईसी का बूट सीक्वेंस है। अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है जो डेड कंडीशन में है, जिसमें PM660A 660L या PM660 यूज किया गया है, तो ये जो बूट सीक्वेंस है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो बूट सीक्वेंस है वो ट्रस्टेड है। वो बनेगी रैम की सप्लाई, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं एनिमेशन को बैक करता हूँ। देखिए यहाँ पर हाई एलडीओ लो एलडीओ बनने के बाद जो सप्लाई जनरेट होगी वो जनरेट होगी रैम की, लेकिन वहां पर रैम की सप्लाई भी नहीं बना रही है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, रैम की सप्लाई भी जनरेट नहीं हो रही है। और रैम की सप्लाई जब जनरेट हो जाएगी तो रैम की सप्लाई के बाद बनेगी बक S1। यहां पर 1 और मतलब मीडियम एलडीओ, और ये सीपीयू का कोर सेक्शन और ईबीआई मेमोरी सेक्शन, इन सभी में वोल्टेज बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रैम के लिए वोल्टेज जनरेट होना चाहिए वो रैम के लिए वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है। और हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है एआई सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो में और एक नए फोल्ड के साथ। और आज हमारे पास एक हैंडसेट है जिसका मॉडल नंबर है Redmi Note 7। और आप सभी जानते हैं कि ये मार्केट का बहुत ही ज़्यादा कॉमन मॉडल है, और ये हमारे पास आया है किसी टेक्नीशियन से पार्सल के माध्यम से। और उन टेक्नीशियन का कहना है कि सर ऑलरेडी मैं 2 इंस्टीट्यूट विजिट कर चुका हूं, अब मुझे बूट सीक्वेंस के बारे में भी पता है कि बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप चेक भी किया हुआ है। और जब ये मेरे पास आया तो डेड कंडीशन में आया, और इसमें जो पावर थी वो पावर शॉर्ट थी, मेन पावर। और मेन पावर चेंज करने के बाद जो है यहाँ पर कुछ बक सप्लाइयाँ बन रही हैं और कुछ बक सप्लाइयाँ नहीं बन रही हैं। और मुझे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर है, मेरी हैंड स्किल भी बेटर है, लेकिन उसके बाद भी इसमें जो कुछ जो बक सप्लाई हैं वो नहीं बन रही हैं, और उसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं बन रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये हैंडसेट में कोरियर किया है कि सर इसको आपको लाइव रिपेयर करना है और इस पर आपको एक वीडियो भी शूट करना है, ताकि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो 2 इंस्टीट्यूट विजिट करने के बाद भी मैं उसके बारे में नहीं समझ पाया हूँ। और इसमें जो भी चार्जेस होता है वो चार्जेस मैं आपको पे करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। हो सकता है, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कई बार क्या होता है ना कि कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं कि जो बड़े बड़े टेक्नीशियन हैं वो भी उसको मिस कर जाते हैं। मतलब वो आता तो बूट सीक्वेंस के अंडर में ही है, लेकिन वो कुछ फॉल्ट को जो है वो मिस कर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम थोड़ा सा अप लेवल में सोचते हैं और वहाँ पर हम एक छोटी सी मिस्टेक कर बैठे हैं जो कि एक बेसिक नॉलेज होती है। ठीक है, हमारे स्कैन में गलती कर बैठते हैं कई बार। तो हम इसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रॉब्लम्स है, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है, और बूट सीक्वेंस की हेल्प से आप कैसे किसी हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं, और बूट सीक्वेंस आपके रिपेयर में कितना हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको दिखाऊंगा चार्जिंग के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग पहले हम चार्जिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर, पहले मैं यहाँ पर देखिए चार्जिंग इनपुट करता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एम्पियर का कंजप्शन है वो 0.464, देखिए 0.464 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। और उसके बाद फिर से दोबारा डाउन, फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट नंबर पे हमने ऐड किया है मल्टीमीटर, और सेकंड नंबर पे हमने ऐड किया डीसी सप्लाई, और उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे ऐड किया है यूएसबी चार्जिंग का जो वोल्टेज है और एम्पियर है। ठीक है, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्या कंडीशन है। एक बार मैं फिर से केबल रिमूव करूँगा और एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर सेम अभी भी वही कंडीशन है, 0.464 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एक बार पहले हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको पहले डीसी सप्लाई से डायग्नोस करेंगे कि डीसी सप्लाई में पावर की प्रेस करने पे कितना एम्पियर कंज्यूम करता है। देखिए जब भी आपके पास कोई हैंडसेट आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही रूल फॉलो करना है। पहले आप उसको चार्जिंग सप्लाई में देखिए, और जैसे कि हम चार्जिंग सप्लाई में हमने देखा यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में आपने हो सकता है कि देखा हो कि बताया जाता है कि यहाँ पर जब 0.4 या 0.6 या 0.7 की जब मिली एम्पियर कंज्यूम करता है चार्जिंग सप्लाई में, तो वहाँ पर जो है मोस्टली सीपीयू और एमएमसी का इशू होता है। तो हम देखते हैं हमारे केस में क्या होता है। और अभी हमने इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया है। अब देखिए हम पावर की प्रेस करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है। देखिए हम जब देखिए यहाँ पर पावर की प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में ही यहाँ पर एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। देखिए कई बार तो ये 100 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, और जैसे हम पावर की रिलीज कर रहे हैं ये डाउन हो जा रहा है। देखिए कई बार 96,
82, 30, देखिए ऐसे डिफरेंट एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। जैसे हम पावर की प्रेस कर रहे हैं, देखिए जितनी देर तक हम पावर की को प्रेस करके रखते हैं उतनी देर तक ये कुछ एम्पियर कंज्यूम करता है। देखिए अभी भी उसी एम्पियर प्रेस तक है ये, और जैसे हम पावर की कुछ रिलीज करते हैं तो ये डाउन हो जाता है। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ हैंडसेट में जो है ये BOB लाइन शॉर्ट की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि BOB लाइन शॉर्ट है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार ऐसा है कि जब CPU की कुछ लाइनें शॉर्ट हैं तब भी उस कंडीशन में ऐसी बिहेव आपको देखने के लिए मिल सकती है DC सप्लाई की। और चार्जिंग सप्लाई में तो आपने देखा कि वहाँ पर क्या दिखा रहा है, वहाँ पर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे प्रॉब्लम CPU और MMC की ही क्रिएट हो रही है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीमीटर से डायग्नोस करेंगे कि यहाँ पर कितनी बग सप्लाइयाँ बन रही हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि यहाँ पर कुछ जो बग सप्लाइयाँ हैं वो नहीं बन रही हैं, और मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं कन्फर्म हो पा रहा है कि वो बग सप्लाई क्रिएट क्यों नहीं हो रही है, क्यों जनरेट नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं पहले यहाँ पर मल्टीमीटर से कि यहाँ पर कितनी बग सप्लाई क्रिएट हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। देखिए पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा दूं, इसकी देखिए कंडीशन कैसे है मदरबोर्ड की। पहले इसको हम यहाँ से बाहर कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको ये CPU साइड की इमेज दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक पावर IC लगी हुई है, ये है PM660L। ठीक है, देखिए इस पावर IC का नंबर होने वाला है PM660L। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको बैंड करूँगा तो आपको दिख जाएगा ये देखिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। ये देखिए ये जो पावर है वो PM660L है, और इसके बैक साइड में देखिए यहाँ पर ये पावर है PM660। देखिए देखिए आप देख सकते हैं, देखिए ये पावर है PM660 और इसके बैक साइड में लगी हुई है PM660L। मतलब यहाँ पर दो पावर IC का कॉम्बिनेशन है PM660 और 660L का। तो पहले एक बार हम आई स्कैन करेंगे, और आई स्कैन में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है। यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड के देखिए कुछ जो पैड वगैरह हैं, देखिए यहाँ से कुछ पैड डैमेज हैं, तो इसको हम पहले केयरफुली आई स्कैन कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर उन्होंने इसको इस तरीके से रिमूव किया है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है लेयर में इशू यहाँ पर क्रिएट हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर लेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। अब उसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं हम। नहीं, देखिए यहाँ पर तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेयर बिल्कुल क्लीन है। लेकिन देखिए इस एरिया में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि इस एरिया में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लेयर में इशू हो सकता है। तो ठीक है, उसको भी हम चेक करेंगे। और देखिए CPU भी रिवोल्व किया हुआ है, और ये पावर भी उन्होंने चेंज किया है। तो चलिए पहले हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद जो है हम इसको बूट सीक्वेंस से समझेंगे, क्योंकि उन्होंने बूट सीक्वेंस से रिपेयर किया है, लेकिन हम भी एक बार इसको बूट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही रिपेयर करेंगे। हो सकता है कि उनसे कहीं पर कोई मिस्टेक हुई हो और उस मिस्टेक को हम कैप्चर कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने अभी चार्जिंग इसमें इनपुट कर दिया है। अब देख सकते हैं एम्पियर कंजप्शन स्टार्ट हो गया है। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वोल्टेज की कंडीशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर शॉर्टिंग वगैरह का इशू होता, हम यहाँ पर जो है कूल टेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर शॉर्टिंग की प्रॉब्लम होती तो जो एम्पियर कंजप्शन हो रहा है ये नहीं होता, क्योंकि जब हम पावर की प्रेस कर रहे हैं तब भी एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। तो हम डायरेक्टली जो है वो बक सप्लाई से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं इसी के साथ साथ आपको बताता हुआ चलूँगा कि यहाँ पर जो बक सप्लाई हैं वो बक सप्लाई कौन सी सप्लाई किसके लिए यूज की गई है। देखिए इसको जो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इस कॉइल को, और ये कॉइल यूज की गई है हाई LDO के लिए,
और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 2 वोल्टेज के अप्रोक्स बन रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हाई एलडीओ है वो ओके है। और हाई एलडीओ के बाद देखिए यहाँ पर जस्ट इसके पास में ही आएगा लो एलडीओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लो एलडीओ है वो लो एलडीओ भी बन रहा है। और लो एलडीओ के बाद आती है यहाँ पर मॉडम। चेक करते हैं यहाँ पर, नहीं देखिए मॉडम पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। फिर से एक बार, नहीं देखिए मॉडम के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और हो सकता है कि आप सभी ने चेक भी किया हो, कि जो मॉडम सेक्शन होता है वो मॉडम सेक्शन हमारा ऑन होने के बाद एक्टिव होता है। जैसे आपका फ़ोन लोगो में आएगा उसके बाद मॉडम सेक्शन एक्टिव होगा। तो यहाँ पर अगर मॉडम के ऊपर वोल्टेज नहीं बनता है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर इस मॉडम के बक इंडक्टर पर वोल्टेज नहीं बनता है तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, देखिए ये है सिल्वर एपीसी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बक कॉइल यूज की गई है ये की गई है सिल्वर एपीसी के लिए। और यहाँ पर जो है सिल्वर एपीसी का वोल्टेज नहीं बन रहा है। देखिए एक प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हुई है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बनना चाहिए। ये जो सिल्वर एपीसी है इस पर वोल्टेज 100% बनना चाहिए, नहीं बन रहा है। और यहाँ पर ये 2 कॉइलें लगी हुई हैं, ये दोनों कॉइलें गोल्ड एप्लीकेशन के लिए। और गोल्ड एप्लीकेशन पर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो कोई इशू नहीं है। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस इंडक्टर का यूज हुआ है सिल्वर एप्लीकेशन के लिए, और ये 2 जो बक कॉइल है, बक इंडक्टर हैं, ये यूज किए गए हैं गोल्ड एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो जब भी आपका फ़ोन ऑन होता है, जिस टाइम आप पावर की प्रेस करते हैं फ़ोन आपका ऑन होता है, तो जो सिल्वर एपीसी है इसके वोल्टेज तो जनरेट होंगे, लेकिन जो गोल्ड एपीसी है उसके वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे। क्योंकि जब आपका फ़ोन स्टार्टिंग में ऑन होता है तो जो पहले जो फ़ोन थे उनमें क्या था कि अगर आपने देखा हो और अगर आपने रीड किया हो तो जो पहले के फ़ोन थे उसमें जो है एक एप्लीकेशन का सेक्शन होता था। लेकिन जो लेटेस्ट फ़ोन आए जैसे कि रेडमी नोट 6, नोट 5, नोट 7, नोट 8, तो उसमें क्या हुआ कि एप्लीकेशन के जो है ना वो 2 विभाग हो गए, एक हो गया गोल्ड, एक हो गया सिल्वर। तो यहाँ पर जो सिल्वर है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है, जब आप पावर की प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे उसकी बक सप्लाई बननी चाहिए। जो गोल्ड है उसकी बक सप्लाई नहीं बनती तो कोई इशू नहीं है, वो जब आपका फ़ोन लोगो में आएगा तो उसके बाद जो है गोल्ड के भी वोल्टेज बन जाएंगे। और अगर गोल्ड के वोल्टेज नहीं बनेंगे तो फ़ोन आपका रिस्टार्ट भी हो सकता है। तो हमारे केस में भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है इस वोल्टेज का भी कोई इशू नहीं है, ये नहीं बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो सिर्फ हुई है किससे, सिल्वर एपीसी से। देखिए इस बक इंडक्टर पे वोल्टेज बनना चाहिए, ये नहीं बन रहा है, ये प्रॉब्लम्स है। बाकी यहाँ पर लो एलडीओ पे भी वोल्टेज ओके हैं, और हाई एलडीओ की बात करें तो हाई एलडीओ पे भी वोल्टेज ओके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हाई एलडीओ की वोल्टेज ओके हैं और लो एलडीओ की भी वोल्टेज ओके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमने चेक किया है PM660। अब हम PM660L के पास जो बक इंडक्टर हैं उनकी कंडीशन चेक करेंगे कि उनकी कंडीशन क्या है, वहाँ पर कितने इंडक्टर्स पे वोल्टेज बन रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि बैटरी बाहर आ जाए, बाकी हम इसको चार्जिंग लगा के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन चार्जिंग लगाने से क्या होगा कि वोल्टेज जो है थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है, तो मैं थोड़ा सा बैटरी लगा के इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं एम्पीयर का कंजप्शन जो है वो फिर से स्टार्ट हो गया है। तो हम एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है। ये है PM660L, और मैं आपको थोड़ी सी इसको इस कंडीशन में थोड़ा सा चलिए हम यहाँ चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये कॉइल दिख रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए वोल्टेज बन रहे हैं लेकिन वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस इंडक्टर का जो यूज है
इस इंडक्टर का यूज़ किया जाता है कुछ सेक्शन के लिए, सीपीयू में भी यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ जो है वो मीडियम एलडीओ बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इस पर भी वोल्टेज बनने चाहिए, जो कि बन रहे हैं, ओके है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस कॉइल के ऊपर और इस कॉइल के ऊपर देखिए सेम वोल्टेज 0.583 इस पर भी है और 0.578 और यहाँ पर है 83। फिर से अगर हम इसके अपसाइड में यहाँ चेक करते हैं एक बार, बिल्कुल 583 यहाँ पर भी और 583 यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों पे ही सेम वोल्टेज हैं, तो आपको समझना होगा यहाँ पर ये दोनों बक इंडक्टर यूज़ किए गए हैं, ये किए गए हैं सीपीयू के कोर सेक्शन के लिए। तो जब भी आप पावर की प्रेस करेंगे तो इन दोनों के ऊपर बक सप्लाई बननी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर ये दोनों कोर इंडक्टर हैं, यहाँ पर बक सप्लाई बननी चाहिए, तो बिल्कुल बक सप्लाई यहाँ पर बन रही है। और उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर, देखिए ये सप्लाई भी बन रही है। और अभी थोड़ी सी देखिए क्योंकि रीजन है, जब प्रॉपर तरीके से बूट सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होगा तो जो आपकी सप्लाइयाँ हैं थोड़ी सी कम सप्लाई बनेगी, और बूट सीक्वेंस कंप्लीट होगा तो लगभग 1 वोल्ट से अब बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी ये सप्लाई बन रही है, और ये सप्लाई भी सीपीयू के लिए और अदर सेक्शन में भी यूज की जाती है। इसका यूज जो है वो सीपीयू में ईबीआई सेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जो कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी सेक्शन है और जो ईबीआई जो रैम को हैंडल करता है उसके लिए यूज होता है, तो इसको भी बनना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर ये भी बन रही है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, देखिए ये सप्लाई नहीं बन रही है, और इस सप्लाई का यूज किया गया है एमएमसी के लिए। एमएमसी के अंदर जो रैम सेक्शन होता है उसके लिए यूज किया गया है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमें कंडीशन देखने को मिली है वो ये है कि यहाँ पर 1 और मतलब मीडियम एलडीओ और ये सीपीयू का कोर सेक्शन और ईबीआई मेमोरी सेक्शन, इन सभी में वोल्टेज बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रैम के लिए वोल्टेज जनरेट होना चाहिए वो रैम के लिए वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है। और इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, देखिए इस इंडक्टर का यूज किया गया है बीओबी बनाने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जिसमें 2 पावर आईसी यूज की गई है, जिसमें डबल पीएम आती है, उसमें एक बीओबी बनती है, बीओबी सप्लाई, जो कि आपके जिन सेक्शन में पहले बीपीएस का यूज होता था एलडीओ वगैरह बनाने के लिए, वहाँ पर अब ये बीओबी यूज किया जाता है एलडीओ बनाने के लिए। तो यहाँ बीओबी चेक करेंगे, देखिए बीओबी भी बन रहा है 1.5, जो कि बीओबी आपका 2 वोल्टेज से लेके 3.3 बनना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बूट सीक्वेंस प्रॉपर ना होने के कारण जो है ये वोल्टेज भी प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर जो 2 इंडक्टर्स हैं इनको आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये जो इंडक्टर है ये यूज किया गया है ग्राफिक के लिए और इस इंडक्टर का यूज किया गया है लाइट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक PM660 में और एक PM660L में 2 बक इंडक्टर में मिले हुए हैं, जिसके ऊपर सप्लाई जनरेट नहीं हो रही है, और जिसमें से एक यूज किया गया है ईबीआई मेमोरी सेक्शन के लिए और एक यूज किया गया है वो एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ पर ये जो 2 सप्लाई नहीं बन रही है तो इसको पहले हम बूट सीक्वेंस में चलेंगे और मैं आपको बूट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है, किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करना है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें क्या कंडीशन रहती है। तो चलिए देखते हैं बूट सीक्वेंस किस तरीके से आपको डायग्नोस करना है, किस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है। और मैं इस वीडियो में आपको वो भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो बूट सीक्वेंस के अंदर नहीं आता है, कि हो सकता है कि अगर आपने कहीं से क्लास ली हो और आप बूट सीक्वेंस आप कॉपी में नोट्स बना के भी लेके आए हों, लेकिन फिर भी आपका बूट सीक्वेंस काम नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे इसमें जो दोनों पावर आईसी यूज की गई है PM660 और 660L का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में पहले हम समझेंगे। उससे क्या है कि अगर आपके पास कोई भी डिवाइस आता है इस टाइप से तो आपको रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर इस आईसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। एक तो मेन पीएम, इसको मेन पीएम भी बोलते हैं, और चार्जिंग सेक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड है मेन पीएम के अंदर ही, प्लस बक, ये बक सप्लाई भी बनाती है, प्लस एलडीओ सप्लाई भी जनरेट करती है,
मेन कंट्रोल HK। HK का मतलब है हाउस कीपिंग, जिसके अंदर आपका कंट्रोल सेक्शन होता है। कहने का मतलब है कि CPU को यही IC पावर ऑन रीसेट प्रोवाइड करेगी और CPU इसको PS छोड़ देगा, उसके बाद जो है सारी सप्लाई फोल्ड हो जाएगी। और यूज 7 बक इंडक्टर, मतलब इस IC के साथ जो है वो 7 बक इंडक्टर का ऑप्शन दिया गया है। ये 7 बक सप्लाइयाँ जनरेट करेगी, जिसमें से एक जो है वो चार्जिंग के लिए होती है। चार्जिंग इंडक्टर को भी बक इंडक्टर भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है PM660L। अब इसके बारे में हम जानते हैं, तो देखिए इसको बोलते हैं सब PM, इसको सब PM या मेन PM दोनों ही बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है सब PM और मेन PM। अब देखिए सब PM मेन PM के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा, और अगर मैं दोनों के कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों PM के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है, जिसमें मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैंने मेन PM ऐड किया है और इसको मैंने सब और मेन PM दोनों ऐड किया हुआ है। तो इसके लिए मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। उसके साथ है BOB IC, मतलब ये जो है इसको आप BOB IC भी कह सकते हो, क्योंकि जो BOB का वोल्टेज है वो यही IC जनरेट करती है। और बक प्लस LDO प्लस कंट्रोल, इसके अंदर भी कंट्रोल सेक्शन है, ये भी बक सप्लाई जनरेट करती है, और LDO और फ्लैश लाइट ऑडियो कोडेक, इस IC के अंदर जो है वो ऑडियो कोडेक का विभाग मर्ज है। और उसके बाद ग्राफिक और लाइट फॉर TFT, ये जो IC है ये लाइट और प्लस ग्राफिक दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, अगर आपके हैंडसेट में लाइट और ग्राफिक इस IC का जो सेक्शन है उसका यूज किया गया है तो। और 6 बक इंडक्टर 2-4 बूस्ट, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर 6 बक इंडक्टर यूज किए गए हैं। 6 बक इंडक्टर यूज किए गए हैं। बक का मतलब है जो करंट को बढ़ाते हैं, करंट को बूस्ट करते हैं। और 4 बूस्ट, 2 यहाँ पर बूस्ट इंडक्टर यूज किए गए हैं, एक लाइट के लिए और एक ग्राफिक के लिए। देखिए, और इसका जो है वो एक वेरिएंट मार्केट में और आता है PM660A। अब PM660A के अंदर अगर हम समझें तो देखिए इसका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम PM660L के जैसा है। ये भी सब PM है, मेन PM इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। और इसको भी BOB IC, बक, LDO, कंट्रोल, फ्लैश लाइट, ऑडियो कोडेक भी इस IC के अंदर मर्ज होता है। ग्राफिक प्लस लाइट, सिर्फ देखिए ग्राफिक प्लस लाइट और एमोलेड, यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको एक डिफरेंट मिलेगा। PM660L और PM660A का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सिर्फ आपको एक डिफरेंस मिलेगा कि PM660L के साथ जो कंपनी ने यूज किया है वो किया है TFT, ठीक है, TFT और LCD फोल्डर का यूज। इसके अंदर TFT और LCD का लाइट सेक्शन है। और अगर बात करें PM660A तो उसके अंदर कंपनी ने यूज किया गया है लाइट फॉर OLED एमोलेड। PM660A के साथ यूज किया गया है एमोलेड फोल्डर। अगर किसी फ़ोन में आपको PM660L मिलता है तो आपको समझना है कि उसके अंदर जो लाइट सेक्शन है वो है LCD का, और किसी के अंदर अगर आपको PM660A मिलता है तो उसको आपको समझना है कि वहाँ पर जो फोल्डर है वो लाइट सेक्शन जो यूज किया गया है वो एमोलेड के लिए यूज किया गया है। तो PM660 के साथ आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, और ये दोनों ICयाँ सेम बिहेव करेगी PM660 के साथ में। सिर्फ जो डिफरेंस है ओनली फॉर किसका है, एमोलेड और TFT का। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 6 बक इंडक्टर एंड 3-4 बूस्ट, मतलब सेम इसी के तरीके से अगर PM660L है तो वहाँ पर आपको 6 बक इंडक्टर मिलेंगे बक जनरेट करने के लिए, और PM660A में भी आपको 6 बक इंडक्टर मिलेंगे बक सप्लाई बनाने के लिए। यहाँ पर आपको बूस्ट के लिए 2 कॉइल मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको बूस्ट के लिए 3 कॉइल मिलेंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिसके अंदर TFT का ग्राफिक सेक्शन यूज होता है वहाँ पर BSP BSN के लिए एक ही कॉइल यूज की जाती है, और जो BSN है BSN के लिए आपका चार्ज पंप फ्लाई कैप यूज किया जाता है। लेकिन जिस फ़ोन के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है तो एमोलेड डिस्प्ले के लिए BSN के लिए भी एक कॉइल यूज की जाती है, BSP के लिए भी यूज की जाती है, और लाइट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि इन ICs में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर IC का बूट सीक्वेंस है। अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है जो डेड कंडीशन में है, जिसमें PM660A, 660L या PM660 यूज किया गया है, तो ये जो बूट सीक्वेंस है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो बूट सीक्वेंस है वो ट्रस्टेड है। इसको मैंने लॉजिक एनालाइजर से टेस्ट करने के बाद ही इसको डिजाइन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पावर ऑन सीक्वेंस में नंबर डाले हुए हैं कि पहले नंबर पे कौन सी सप्लाई जनरेट होगी, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे कौन सी सप्लाई जनरेट होगी। उसके बाद है पार्ट नेम कि कौन सी सप्लाई को जो सप्लाई जनरेट हो रही है वो किस IC से जनरेट होगी। तो यहाँ पर उन ICs का नाम लिखा हुआ है,
और उसके बाद यहाँ पर मैंने रेगुलेटर लिखे हुए हैं। रेगुलेटर का मतलब होता है कि कौन जो सप्लाई बन रही है वो आपकी एलडीओ है या आपकी बक सप्लाई है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने उसको ऐड किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज ऐड किए हुए हैं कि वो कितने वोल्ट की लाइन होगी। यहाँ पर वोल्टेज भी ऐड किए हुए हैं और इस वोल्टेज में थोड़ा बहुत आपको जो है मार्जिन मतलब डाउन में मिल सकता है। अगर आपका सीपीयू नहीं लगा हुआ है या अगर आपका सीपीयू खराब है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको वोल्टेज डाउन देखने के लिए भी मिल जाए। और उसके बाद वो किस किस सेक्शन में जाएगा, बोर्ड के अंदर जो भी आईसी लगी हुई हैं, ये जो वोल्टेज बन रहे हैं वो किस किस सेक्शन में यूज किए जाएंगे उसका टोटली डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट सप्लाई से बात करें तो देखिए, तो सबसे पहले नंबर पर पावर की का 1.8 वोल्ट जनरेट होगा जो कि पावर ऑन स्विच के लिए है। उसके बाद यहाँ पर PM 660 है, 660L पावर की प्रेस करने के बाद बीरेज VOB जनरेट करेगी जो कि 3.3 वोल्ट होगा लो बैटरी सपोर्ट के लिए। अगर आपको लो बैटरी सपोर्ट के बारे में नहीं पता है तो अभी मैंने पीछे वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने बताया है कि जो लो बैटरी है वो आपके हैंडसेट को सपोर्ट करती है, क्योंकि आपने देखा है कि जो आपके पुराने हैंडसेट हैं उसमें जब भी बैटरी 3.7 से डाउन होती है तो हैंडसेट हमारा बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर जो नए फ़ोन रिलीज हुए जिसमें डबल PM का यूज किया गया है उसमें एक सप्लाई बनाई जाती है बीरेज VOB। ये VOB क्या करती है, आपकी लो बैटरी को सपोर्ट करती है। जब आपकी बैटरी 3.7 से डाउन जाती है 3.5, 3.6, 3.4 तो 3.3 तक भी आपका फ़ोन ऑन रहता है इस लो बैटरी सपोर्ट के कारण, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है फिर कुछ बक सप्लाइयाँ बनेंगी और थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा। जब भी आप किसी बक सप्लाई और LDO सप्लाई के आगे लेटर देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं S5, S3, S2, L3A, S4A, तो इस टाइप से जब आप लेटर देखेंगे स्कीमेटिक जब आप रीड करते हैं तो जब भी किसी सप्लाई के लास्ट में अगर PM 660A, 660L और 660 लगा हुआ है तो अगर किसी सप्लाई के लास्ट में V आता है, वो LDO हो या बक सप्लाई हो, अगर लास्ट में B आता है तो आपको समझना है कि ये जो सप्लाई जनरेट हो रही है वो PM 660L और 660A से जनरेट हो रही है। और किसी भी सप्लाई के लास्ट में अगर आपको A लिखा आता है, LDO में A लिखा आता है या बक सप्लाई में लिखा आता है तो इसका मतलब है ये जो सप्लाई जनरेट हो रही है ये जनरेट हो रही है PM 660 से। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये उसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में भी यहाँ पर देखिए पूरा जो बूट सीक्वेंस है वो 30 तक आया हुआ है। और थोड़ा सा मैं आपको चेंजेस बताना चाहूँगा। देखिए जब भी पावर आईसी का बूट सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है तो पावर आईसी एक पावर ऑन रीसेट का वोल्टेज जनरेट करती है। किसके लिए? CPU के लिए, कि मैंने जो भी पावर का मुझे काम दिया गया था वो मैंने सफलतापूर्वक उसको सक्सेसफुल कर दिया है, तो ये रीसेट जनरेट करके CPU को देती है। तो CPU क्या करता है, उसको एक PS होल्ड जनरेट करके 1.8 वोल्ट देता है जिससे पूरी की पूरी सप्लाई होल्ड हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है SDM PS होल्ड। तो यहाँ पर जो SDM PS होल्ड है ये PS होल्ड की सप्लाई CPU से पावर IC को आएगी, ना कि पावर IC से CPU को जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर इसको आप कॉपी करते हो और इसको आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को रॉन्ग बता दो कि मैंने जो बूट सीक्वेंस बनाया है बूट सीक्वेंस टोटली गलत है। लेकिन यहाँ पर जो बूट सीक्वेंस मैंने जनरेट किया है इसको थोड़ा सा समझना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि रीजन ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कहीं से कॉपी कर लिया है या किसी का डिजाइन मैंने उठा के पेस्ट कर दिया है। इसको पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो SDM PS होल्ड है वो SDM PS होल्ड पावर IC के लिए इन हो रहा है, ना कि पावर IC से आउट हो रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अपने केस में, एक बार बैक जाकर। तो देखिए हम जब पावर की प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पर BOB सप्लाई बन रही है। आपने देखा यहाँ पर BOB जो है 3.3 वोल्ट ऐड किया है, लेकिन वहाँ पर जो सप्लाई है, क्योंकि जब भी अगर आपका CPU सही नहीं है और बूट सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत आपको मार्जिन जो है डाउन देखने के लिए मिल सकता है। तो उसके आपको घबराना नहीं है कि वहाँ पर जो IC है IC ख़राब है या सामने कोई और इशू है। तो देखिए BOB सप्लाई भी बन रही है, S5 भी बन रहा है, S3 S4 देखिए CPU के लिए जो कोर सप्लाई है उसके लिए, GPU के लिए भी बन रहा है। वहाँ पर आपने देखा S2 भी बन रहा है और S4 2.4 हाई LDO ये भी बन रहा है जो कि PM 660 से बन रहा था, और S5A 1.3 मीडियम LDO लो LDO इसको बोलते हैं बन रहा है, ये भी आपने देखा था। अगर हम अपने कंडीशन में बात करें तो हमारे हैंडसेट में 2 सप्लाई नहीं बन रही थी। देखिए वो सप्लाई होनी चाहिए यहाँ पर, आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में है, नहीं यहाँ तो नहीं है, हाँ बिल्कुल देखिए एक है 25 नंबर पर जो कि PM 660 जनरेट कर रहा है बीरेज S1A जिसकी पावर है 0.807 मिली वोल्ट 4x सिल्वर।
इसको ध्यान रखें यहाँ पर, ये सिल्वर एपीसी के लिए सप्लाई बनाई जा रही है जो कि PM 660 बना रही है। एक तो सप्लाई ये नहीं बन रही है, और सेकंड की बात करें, बिल्कुल देखिए यहाँ पर है, और 21 नंबर पे है PM 660A 660 रिले सप्लाई जनरेट कर रही है बीरज S1, और ये किसके लिए है, बीरज S1B 1.125 मतलब 1 वोल्ट 125 मिली वोल्ट की सप्लाई जनरेट हो रही है LPDDR4 के लिए। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो S1B की सप्लाई है 1.1 वोल्ट की, ये है LPDDR4 जो कि रैम्स के लिए जाती है, और यहां पर ये जो सप्लाई है बीरज S1A ये है 0.870 मिली वोल्ट, ये किसके लिए है, 4X सिल्वर के लिए जो कि APC सेक्शन है। तो यहां पर ये दो सप्लाई हमारे केस में नहीं बन रही है, बाकी सारी सप्लाइयां जो है वो बन रही है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि पावर की प्रेस करने के बाद कौन कौन सी सप्लाई जनरेट होती है, फिर हम देखेंगे कि इस हैंडसेट में क्या कंडीशन है और ऐसे कौन सा इशू है जिसकी वजह से सप्लाई नहीं बन रही है, और यहां पर मैं आपको कुछ हिंट भी देने वाला हूं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बूट सीक्वेंस तो सभी आइडेंटिफाई करते हैं, बूट सीक्वेंस सभी पढ़ाते हैं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो बूट सीक्वेंस हर जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह बताया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बूट सीक्वेंस रीड तो कर लेते हैं, बूट सीक्वेंस हम समझ भी लेते हैं, लेकिन वो बूट सीक्वेंस बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा, अगर आप इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप कॉपी कर भी लेते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, अगर आप इस बूट सीक्वेंस को कॉपी कर भी लेंगे तब भी आपके पास थोड़ा सा माइंड होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद ही आप इसके ऊपर काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से जो बूट सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है, वो बूट सीक्वेंस जो आपको भी मिलेगा वो लिमिटेशन में ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी वजह से आईसी प्रॉपर काम नहीं करती है, वो इंटरनली ऑप्शंस होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे केस में वही प्रॉब्लम है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है। तो देखिए, अब पहले मैं आपको समझाता हूं दोनों पावर का काम कैसे करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने दोनों पावर लिया हुआ है, और उसके साथ में देखिए यहां पर मैंने पहली जो बक इंडक्टर ली है, ये किसके लिए है, चार्जिंग के लिए, बीपीएच के लिए, जिसमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक यहां पर आएगा। उसके बाद यहां पर दो आपकी बक कॉइल यूज की जाएंगी, S3 और S2, ये यूज होंगी गोल्ड एप्लीकेशन के लिए, जो आपके, क्योंकि आपका ये जो सीपीयू, इसमें जो सीपीयू लगा है उस सीपीयू के अंदर दो एप्लीकेशन का विभाग है, एक गोल्ड का एक सिल्वर का, तो ये सप्लाई जो है वो गोल्ड एप्लीकेशन के लिए जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक बक यूज होगी S1, ये होगी सिल्वर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें दो APC है, और एक यूज होगी यहाँ पर मॉडम के लिए। तो अभी मॉडम पे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उससे कोई इशू नहीं है, मॉडम वोल्टेज नहीं बन रहा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक है S5A, ठीक है, और इसकी सप्लाई बन रही है क्योंकि आपने देखा ये मीडियम LDO लो LDO है, बन रहा है। और एक है S4 हाई LDO, और ये हाई LDO की भी सप्लाई बन रही है। और यहां पर देखिए डाउन साइड में यूज किया जाएगा क्रिस्टल। और एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसके बाद भी आपको कुछ सोचने की जरूरत पड़े। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपको बूट सीक्वेंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको स्कीमेटिक भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों पावर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आएगा तो आप 100% उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो ये देखिए यहां पर जो क्रिस्टल यूज किया गया है वो क्रिस्टल यूज किया गया 38.4 मेगाहर्ट्ज का। उसके बाद बात करते हैं PM 660 में। तो यहां देखिए यहां पर ये जो सप्लाई बनाई जा रही है, यहां पर S2V की ये सप्लाई बन रही है मीडियम LDO के लिए। और यहां पर देखिए दो बक सप्लाई आपस में कनेक्टेड है निकलने के बाद, जो कि आपकी कोर सेक्शन और GPU के लिए बनाई जा रही है। और उसके बाद एक सप्लाई मेमोरी और EBI सेक्शन के लिए, और एक यहाँ पर जो बक इंडक्टर यूज किया गया है ये सप्लाई बनाई जा रही है LPDDR रैम के लिए। तो हमारे केस में एक S1 की सप्लाई जनरेट नहीं हो रही है, और सेकंड जो है वो जनरेट नहीं हो रही है S1A। देखिए यहाँ पर देखिए एक S1B जनरेट नहीं हो रही है, जो कि किसके लिए है, जो कि है रैम सेक्शन के लिए, और एक जनरेट नहीं हो रही है S1A जो कि है APC सिल्वर के लिए। और जानते हैं, और यहां पर दो कॉइल यूज की जाएंगी, जो कि एक लाइट के लिए और एक ग्राफिक के लिए, और एक कॉइल यूज की जाएगी BOB की। तो कई बार क्या होता है जब आप पावर की प्रेस करते हो और आपको वहां पर कुछ एम्पियर लेने के बाद ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में BOB की लाइन भी शॉर्ट आपको मिल सकती है। लेकिन हमारे केस में BOB बन रहा है तो BOB की लाइन शॉर्ट नहीं है, हमारे केस में S1V की और
S1A की सप्लाई नहीं बन रही है इन दोनों कॉइल पे। और देखते हैं नेक्स्ट हम, देखिए, और एक पावर की, और इस पावर की के जो रिलेशन है वो ओनली फॉर PM660 से होगा, ना कि PM660L से। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर लिया बैटरी कनेक्टर, और बैटरी कनेक्टर से जो लाइन आएगी वीबैट की वो जाएगी चार्जिंग आईसी में, जो कि चार्जिंग आईसी है PM660। और यहाँ से जैसे आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के साथ ही यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज 3.7 से 4.2 वोल्टेज जो है वो आएगा PM660 में। और अगर आपकी PM660 ओके है, कंप्लीट है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो ये क्या बना देगी, BPH। आपको पता है ना, ये बिल्कुल जनरेट करेगी BPH। और ये जो BPH है, यही BPH आपका अदर सेक्शन में भी जाएगा, लाइट में, ग्राफिक में, नेटवर्क में। और जो पावर आईसी है PM660L, उसके अंदर बक सप्लाई बनाने के लिए भी इसी BPH का यूज किया जाएगा। और यही BPH फिर से दोबारा टर्न होके PM660 में भी चला जाएगा बक सप्लाई बनाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे जो कैपेसिटर है वो भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो प्लेस कंजेस्टेड हो जाएगी, तो मैंने नहीं बनाया है, आपके सिर्फ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ये काफ़ी है। और उसके बाद देखिए, जब आप पावर की प्रेस करते हैं, जैसे ही आप पावर की प्रेस करते हैं, अब देखिए आप यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ पर पावर की प्रेस किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कोई भी बक सप्लाई जनरेट नहीं हुई है। इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है। पावर की मैंने प्रेस किया है, लेकिन पावर की प्रेस करने के बाद कोई भी बक सप्लाई जनरेट नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या है? तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों पावर में मेन कौन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे PM660 है, तो जो मेन पावर है वो तो है PM660, मेन जो पावर है PM660 है, क्योंकि हाउस कीपिंग इसके अंदर है। CPU को पावर ऑन रीसेट यही आईसी प्रोवाइड करेगी और CPU से PS होल्ड भी यही लेगी। लेकिन जब आप बूटिंग सीक्वेंस की बात करते हैं, तो बूटिंग सीक्वेंस में ये पावर आईसी मेन नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये पावर आईसी मेन नहीं है, उस टाइम पे PM660L मेन है। तो जैसे ही आप पावर की प्रेस करते हैं, पावर की प्रेस करने के बाद देखिए, जैसे आप पावर की प्रेस करेंगे तो इस लाइन पे वोल्टेज होंगे डाउन। जैसे इस लाइन पे वोल्टेज डाउन होंगे तो ये आईसी क्या करेगी, एक पावर ऑन की सप्लाई जनरेट करेगी, और पावर ऑन की सप्लाई जनरेट करके किसको देगी, PM660L को। देखिए, जैसे ये जो पावर ऑन की सप्लाई है ना, ये पावर ऑन की जो आपने प्रेस किया है, ये पावर ऑन की है PM660 के लिए, ना कि 660L के लिए। तो जब आपने इसको ट्रिगर किया तो ये ट्रिगर करके वोल्टेज जनरेट करेगी 1.8 का, जो कि देगी PM660L को। और उसके बाद PM660L सप्लाई जनरेट करेगा। सबसे पहले उसका नाम है BOB। सबसे पहले जो सप्लाई जनरेट होती है वो होती है पावर ऑन की। पावर ऑन के बाद जो सप्लाई जनरेट होती है वो होती है BOB। ठीक है, अब BOB के बाद जो सप्लाई जनरेट होगी वो है S5 की। आपने बूट सीक्वेंस में देखा था, देखिए ये बिल्कुल मैंने इसको डिजाइन किया बूट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो सप्लाई जनरेट होगी वो जनरेट होगी S5 की, और S5 की सप्लाई के बाद होगी S4 और S3 की, और उसके बाद सप्लाई जनरेट होगी S2 की। जब इसका बूटिंग सीक्वेंस यहां से कंप्लीट होगा, अभी जो S1 की सप्लाई है वो नहीं बनेगी। तो जब हमने देखा PM660L में, तो हमारे केस में भी ये सप्लाईयां तो बन रही हैं, ठीक है, S2 की, S3 की, S4 की, S5 की सप्लाई बन रही है, लेकिन S1 की सप्लाई नहीं बन रही है। जब ये सप्लाई बन जाएंगी तो उसके बाद यहां पर जनरेट होगी हाई LDO, और हाई LDO के बाद जो है जनरेट होगी आपकी लो LDO। इसको ध्यान रखना है, हाई LDO जनरेट होगी, लो LDO जनरेट होगी। जैसे ही PM660L का सीक्वेंस पूरा होगा तो जो PM660 है इसकी दो सप्लाई बन जाएगी, हाई LDO, लो LDO। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लाई बनने वाली है वो बनेगी रैम की सप्लाई। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं एनिमेशन को बैक करता हूं। देखिए यहां पर हाई LDO, लो LDO बनने के बाद जो सप्लाई जनरेट होगी वो जनरेट होगी रैम की, लेकिन वहां पर रैम की सप्लाई भी नहीं बना रही है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, रैम की सप्लाई भी जनरेट नहीं हो रही है। और रैम की सप्लाई जब जनरेट हो जाएगी तो रैम की सप्लाई के बाद बनेगी बक S1। इस चीज को ध्यान रखना है, किसके लिए, APC के लिए। यहां पर देखिए वोल्टेज भी ऐड है 0.870 मिली वोल्ट। तो जब PM660L का बूट सीक्वेंस क्लियर होगा और इसके दो LDO बनेंगे, दो LDO बनने के बाद फिर आपकी रैम की सप्लाई बनेगी 1.1 वोल्ट, और उसके बाद APC की बनेगी। तो हमारे केस में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे केस में प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारी S1 की सप्लाई नहीं बन रही है, और एक हमारी जो है इसकी S1, मतलब दोनों में ही S1, ठीक है, दोनों में ही S1, PM660L में भी S1 नहीं बन रही है, और PM660 में भी S1 की सप्लाई नहीं बन रही है। अब देखिए यहां पर एक थोड़ा सा सस्पेंस है
कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही पीएम खराब हो। उसके बाद जो टेक्नीशियन ने हमारे पास भेजा है उन्होंने ऑलरेडी दोनों पीएम को चेंज किया है, दोनों पीएम पे काम किया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों पीएम एक साथ खराब हो जाएं, इसका भी एक बक सप्लाई जनरेट ना हो और इसका भी एक बक सप्लाई जनरेट ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसको मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट पार्ट में कि इसका जो नेक्स्ट बूट सीक्वेंस है मैं उसमें बताता हूं इससे अप लेवल का कि उसका क्या रीजन है। और नेक्स्ट देखिए, जब इतनी सप्लाई आपकी बन जाती है, आपके हैंडसेट में इतनी सप्लाई अगर बन जाती है, इतने बक वाले आपके एक्टिव हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपका जो बूट सीक्वेंस है वो बूट सीक्वेंस आपका कंप्लीट हो गया है यहां तक। और इसके बाद आपका फोन जो है वो लोगो कंडीशन में आ जाएगा। फोन में आपका जो भी हैंडसेट है, ओप्पो का, वीवो का, एमआई का, तो वहां पर लोगो आ जाएगा। अब जैसे फोन लोगो में आएगा तो लोगो आने के बाद, फोन जब लोगो में आएगा, लोगो में आने के बाद जो है यहां पर सप्लाई जनरेट होगी आपकी S6, ये भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। और उसी के साथ जो है एप्लीकेशन, जो सीपीयू के अंदर गोल्ड एप्लीकेशन प्रोसेसर का विभाग है, उसके लिए भी ये सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, और अब इसके बाद जो आपका हैंडसेट है वो हैंडसेट प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इससे आप किसी भी हैंडसेट को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पर जो बूट सीक्वेंस है वो प्रॉपर बूट सीक्वेंस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे केस में क्या है, S1 की सप्लाई नहीं बन रही है और इसमें भी S1 की सप्लाई नहीं बन रही है, दोनों में S1A और यहाँ पर S1B दोनों की सप्लाई नहीं बन रही है। तो अब हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट चार्ट में मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट चार्ट के अंदर हम जानेंगे। और इसके बाद देखिए स्लीप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक और पावर ऑन रीसेट, ये भी आपको आगे चेक करना होगा। लेकिन हमारे केस में अभी जब सप्लाई ही कंप्लीट नहीं हो रही है तो हम इस वोल्टेज को चेक नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं इस बूट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने पीछे देखा वो फर्स्ट स्टेज था और ये जो है सेकंड स्टेज है। देखिए मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। देखिए यहां पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है और ये जो बूट सीक्वेंस का सेकंड चार्ट है, ये बूट सीक्वेंस का सेकंड चार्ट है। तो देखिए आप यहां देख सकते हैं, यहां पर भी सेम वही सप्लाई जनरेट हो रही है, जैसे कि S5 की सप्लाई है, S3 S4 की सप्लाई है और S2 की सप्लाई है, ये सप्लाई जनरेट हो रही है। और हाई एलडीओ लो एलडीओ ये भी सप्लाई जनरेट हो रही है। लेकिन यहां पर भी S1 की और S1A S1B ये दोनों सप्लाई जनरेट नहीं हो रही है। तो देखिए इस बात को समझिए, अभी यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंस है इस सप्लाई को एक्टिव होने के लिए, तो जो PM660L है, PM660L क्या करती है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो PM660L है वो PM660L वो SLB की सप्लाई जो है वो PM660 को प्रोवाइड करेगा। और ये सप्लाई जनरेट होने के बाद ही आपकी रैम की वोल्टेज और यहां पर जो है S1 जो कि APC सिल्वर की सप्लाई है वो सप्लाई जनरेट होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए बूट सीक्वेंस से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको बूट सीक्वेंस मिल गया तो आप सारे फोन रिपेयर ही कर देंगे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बूट सीक्वेंस के अंडर में कवर किए ही नहीं जाते हैं, वो बूट सीक्वेंस से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि उसको बूट सीक्वेंस इसलिए भी कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं बग सप्लाई न बनने के, तो इसलिए उसको बूट सीक्वेंस में कवर नहीं किया जा सकता। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप सभी को ऐसा फील होता है कि अगर आपके पास बूट सीक्वेंस है और आप बूट सीक्वेंस के बारे में जान गए तो आप हर फोन को रिपेयर कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद भी जो है आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड लगाना पड़ता है। तो यहां पर जो SLB की सप्लाई है, ये SLB की सप्लाई जब तक PM660L जनरेट करके PM660 को नहीं देगा तब तक रैम की सप्लाई भी नहीं बनेगी। और यहां पर जो है एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए जो सिल्वर सप्लाई है, ये दोनों सप्लाई नहीं बनने वाली जब तक SLB की सप्लाई जनरेट नहीं होगी। तो अभी तक जो मैंने फॉल्ट फेस किए हैं, क्योंकि इस टाइप से मैंने बहुत सारे फोन रिपेयर किए हुए हैं, 5 से 6 हैंडसेट अभी तक मैं रिपेयर कर चुका हूं। PM660 और 660L 660A से जो रिलेटेड फोन्स हैं, इसको कम से कम 5 से 6 फोन में रिपेयर कर चुका हूं जिसमें सेम प्रॉब्लम है, ये सेम प्रॉब्लम्स है। तो आज रीजन क्या हुआ कि जब ये हैंडसेट मेरे पास फिर से आया तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियंस होंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बूट सीक्वेंस से फ़ोन को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, जो उनके पास है, जो उनको क्लास में इंस्टीट्यूट में जिनको पढ़ाया गया है उस बूट सीक्वेंस के बाद भी वो फ़ोन को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको कुछ रीजन बताना चाहूँगा। आज के टाइम में 95% टीचर ऐसे हैं जिन्होंने बूट सीक्वेंस को ओनली फॉर कॉपी किया है। आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, तो वो ओनली फॉर सिर्फ कॉपी और पेस्ट वीडियो हैं। जैसे अभी तक देखिए, अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो पूरे यूट्यूब के ऊपर
अभी तक SLB से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है और किसी का वीडियो नहीं है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ये मेरा चैलेंज के साथ मैं बताना चाहूंगा, पूरे YouTube पे मैं चैलेंज के साथ आपको बोलना चाहूंगा कि SLB से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो मिल जाए तो आप नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अब इस वीडियो को डालने के बाद इस सप्लाई से रिलेटेड आपको 500 वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी की कॉपी करते हो तो कॉपी करने में भी थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई हैंडसेट है जिसमें S1B की सप्लाई नहीं बन रही है और S1A की सप्लाई नहीं बन रही है, तो आपको SLB की लाइन चेक करना है। अगर इस लाइन में इशू होगा तो आपकी सप्लाई नहीं बनेगी। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है मैं सिर्फ इसके इसी स्टेप तक चलने वाला हूं, इसके अलावा भी और भी स्टेप हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबी जाए। तो ये पहला स्टेप है SLB का, जिसके कारण से सप्लाई नहीं बनेगी। और भी सप्लाइयाँ ना बनने का रीज़न जैसे कि आपकी फॉल्ट लाइन की लाइन हो गई, ये भी कई बार जिम्मेदार हो जाती है। तो इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मेरे पास हैंडसेट आते हैं, इनसे फॉल्ट से रिलेटेड अगर मेरे पास हैंडसेट आए तो मैं फ्यूचर में आपको इन्फॉर्म करूंगा कि इनसे क्या प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी जो इसमें जो कंडीशन क्रिएट हो रही है वो 100% इसी लाइन से क्रिएट हो रही है, SLB के कारण है। क्योंकि ये जो सप्लाई है या इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं हो पा रहा है या इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं हो पा रहा है, वो लाइन ब्रेक होने से प्रॉब्लम 100% श्योरिटी के साथ प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है जिसमें S1B की और S1A की सप्लाई नहीं बन रही है, तो आपको SBL लाइन चेक करना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे हैंडसेट में कि वहां पर क्या कंडीशन। तो बूट सीक्वेंस की कोडिंग जो है वो सबसे पहले हम PM660 को रिमूव करेंगे और उसके बाद जो है SLB की लाइन है उसको वेरीफाई करेंगे वहाँ पर क्या कंडीशन है। वो लाइन OL कंडीशन में है, वो लाइन शॉर्ट कंडीशन में है, या वहाँ पर जो PM660L है वो सप्लाई को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन होती है। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सेम रहती है तो मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि अगर ये वोल्टेज नहीं बनती तो और आपको क्या क्या चेक करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम PM को रिमूव करेंगे। और जब भी आप पावर IC निकालते हैं तो आपको पावर IC का नोज ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो PM, देखिए PM को रिवोल्व किया गया है और चेंज भी किया गया है। और यहाँ पर हम PM को ऐसे ही रखेंगे और दोबारा इसको हम सेम एज इट ऐसे यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम उस लाइन को चेक करते हैं और इस लाइन को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बोर्नियो का। और पहले इसमें हम जो है मॉडल नंबर ओपन करेंगे। और मॉडल नंबर है हमारा Redmi Note 7 और Note 7 में हम ओपन करेंगे बिटमैप। इसको आपको ध्यान रखना है, बिटमैप ओपन करेंगे और बिटमैप के साथ में हमको यहाँ पर ओपन करना है स्कीमेटिक। अब हम ओपन करेंगे यहाँ पर स्कीमेटिक, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर जो पिन है, जो बोल है, उसको फाइंड आउट करना है। तो स्कीमेटिक में ओपन करना पड़ेगा ताकि हम ईजी तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकें कि उसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ में है, किस बोल के साथ में है। तो हमने यहाँ पर रिमूव किया PM660 को। देखिए अब हम डायग्राम में जो है पहले यहाँ पर हम ऐड करेंगे SLB। ये देखिए यहाँ पर, और ये है U501। तो एक बार हम देखेंगे कि यहाँ पर U501 में इसका जो ऑप्शंस है कौन से सेक्शन का है। और यहाँ देखिए यहाँ पर ये U501, ठीक है। U501 में देखिए क्रिस्टल यूज किया गया है और यहाँ पर ये PS होल्ड, MSM PS होल्ड भी आ रहा है, पावर ऑन रीसेट आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारी मेन PM है PM660 जिसको हमने रिमूव किया हुआ है। तो PM660 में यहाँ चलते हैं और यहाँ पर इसकी जो है पिन नंबर 30 और GPIO 8। और इसको अगर हम सर्च करेंगे यहाँ से तो ये PM660L के साथ कनेक्टेड है और PM660L का जो नंबर है वो U801 है। और इसमें बात करें तो इसमें जो पिन है ये है 63 नंबर, GPIO 10 और जो बोल है वो बोल आपको मिलेगा 63 नंबर।
एक बार हम बैक में चलेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिमूव किया है वो PM660 किया हुआ है। तो PM660 में हम सर्च करेंगे GPIO 30 नंबर की पिन। तो हम बिटमैप में जाएंगे और यहाँ से इसका नोज दिखे, नोज यहाँ पर था, बिल्कुल यहाँ पर PM660 में जो नोज है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से इसका 1 2 काउंट होना चाहिए। एक बार मैं थोड़ा सा PCB में चेक करूँगा। हाँ बिल्कुल ऐसे काउंट होना चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 और इधर 11 22 और 33। तो इधर समथिंग यहाँ पर 31 नंबर पिन है ये 30 बिल्कुल देखिए 30 नंबर पिन यही है। हाँ 29 और 30 ये 30 नंबर पिन है। और अगर इसको हम देखेंगे कि ये किसके साथ कनेक्टेड है 30 नंबर की पिन, तो ये पावर में PM660L के साथ 63 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसको हम आपसे जूम करेंगे और यहाँ चेक करेंगे। ये है 74, इधर 52, इधर 62 और यहाँ पर ये 63। बिल्कुल वहाँ पर जो है 30 नंबर PM660 में और 660L में 63 नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक बार हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी की यहाँ पर क्या कंडीशन है। यहाँ पर हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है। और इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड में और थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं कि ये पिन की कंडीशन क्या है। देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे और मल्टीमीटर है डायोड मोड में। और यहाँ से हम काउंट करते हैं 3rd नंबर लाइन में। 3rd नंबर लाइन में बैक साइड से यहाँ से 1 2 3 4 ये पिन होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है। एक बार मैं नहीं, बोर्ड को मैंने रॉन्ग साइड रखा हुआ, रॉन्ग डायरेक्शन में यहाँ पर। हाँ कुछ ऐसे। हाँ अब ये परफेक्ट है। तो यहाँ से 1 2 3 4 इस पिन के ऊपर। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिन OL कंडीशन में है। देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है देखने के लिए। मैं थोड़ा सा जूम करूँगा इसको और यहाँ पर 1 2 3 बिल्कुल ये 4 नंबर पे है, कोई रीडिंग नहीं है। और अगर यहाँ से भी हम काउंट करें 1 2 3 4 इधर बिल्कुल देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड बेस में भी कोई रीडिंग नहीं है। और अगर हम रिवर्स में बात करें तो रिवर्स में भी कोई रीडिंग नहीं है। इसका मतलब है ये जो लाइन है इसकी कनेक्टिविटी जो है वो PM660L से डिस्कनेक्टेड है। तो एक बार हम क्या करेंगे, पहले PM660L को रिमूव करेंगे और वहाँ पर चेक करते हैं क्या कंडीशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक पिन के ऊपर देखिए, एक पिन के ऊपर यहाँ पर मास्किंग है यहाँ पर। तो हम इस पिन को चेक करेंगे कि इस पिन को उन्होंने मास्किंग क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर एक पिन पे मास्किंग की गई है। और ऐसा तो नहीं है कहीं इस पिन के कारण है, लेकिन हमें जो SLB की जो लाइन है वो तो वहाँ पर ओपन है, वो तो हमने चेक किया मल्टीमीटर से। लेकिन हो सकता है कि ये जो पिन मास्किंग की गई है इसके कारण से भी सप्लाई ना बन रही हो। तो एक बार इसको हम वेरीफाई करेंगे कौन सी पिन है। तो पहले इसको हम वेरीफाई करते हैं। देखिए ये जस्ट अगर हम इसको काउंट करेंगे यहाँ से, थोड़ा सा बोर्ड को पहले मैं क्लीन करूँगा। और अब इसको हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो बीच में स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है। और इस स्पेस के जस्ट साथ में ही लगकर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर अगर हम जाएंगे या इस लाइन को पकड़ते हैं हम यहाँ से, या यहाँ से इस लाइन को पकड़ते हैं लास्ट में, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 नंबर की पिन है।
तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से ये सेकंड लाइन है, नहीं देखिए ये PM600, मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ PM660L के पास में। यहाँ पर तो पहले जिस पिन में प्रॉब्लम था उस पिन को देखते हैं। ये पिन हमारी ऊपर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 6 नंबर की पिन है। तो देखते हैं इसको, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, जी बिल्कुल। अगर हम यहाँ से कॉइल्स के कॉर्नर से काउंट करते हैं, नहीं यहाँ से देखिए, यहाँ से काउंट करना है, और यहाँ पर 1 नंबर इधर से 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल देखिए 6 नंबर जो पिन है वो बोल्ट कनेक्टेड भी था यहाँ पर। तो उसके बाद भी यहाँ पर देखिए ये लाइन है, बिल्कुल देखिए अगर इसी लाइन को हम पकड़ के यहाँ पर जाएंगे तो ये लाइन बीच से देखिए यहाँ से ये क्रॉस बना रही है, तो बिल्कुल यही पिन है। इसी पिन के साथ जो है वो SLB की जो लाइन है वो कनेक्टेड होती है। तो अब हम एक बार इसको चेक करेंगे ये कौन सी पिन है, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी कोई इशू हो। तो यहाँ पर भी ये डाउन साइड से 1 2 3 4 5 6 नंबर है, या जहाँ पर स्पेस है यहाँ से 1 2 3, देखिए यहाँ पर स्पेस है। हम दोनों जगह से इसको काउंट कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 3, ये आई थिंक यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पिन है, और ये पिन नंबर है 80, ये 80 नंबर पिन है। और यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये 6 नंबर की जो पिन है यहाँ पर, इसका नंबर है, फुटप्रिंट नंबर है 80। और इसको देखते हैं कहाँ से कनेक्टेड है। ये एक TP है यहाँ पर, और ये आ गई PM660 में। देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस पिन का प्रॉब्लम हो, लेकिन वहाँ पर हमें SLB की लाइन जो है वो OL कंडीशन में मिली हुई है। तो एक बार पहले हम इस पिन को क्लियर करेंगे, ये पिन कौन सी है, और एक बार यहाँ प्रेस करेंगे और एक बार हम यहाँ प्रेस करेंगे। देखिए ये स्कैन नंबर इस बोल IC में जो आ रही है, ये आ रही है 217 नंबर बोल पर, 217 नंबर बोल पे आ रही है PM660 में, और PM660L में जो है वो है यहाँ पर, ये यहाँ प्रेस करेंगे 217 नंबर और इधर 80 नंबर। तो एक बार हम चेक करते हैं ये 80 नंबर और 217 नंबर की पिन कौन सी है। तो देखिए हमको यहाँ पर सर्च करके देखना पड़ेगा, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम 80 नंबर डालें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 80 डालते हैं या 217 डालते हैं तो और भी सेक्शन में हमें लेके चला जाएगा। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। Hmm, 80 नंबर और 217 नंबर, ये 180, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये आई थिंक यहाँ पर, हाँ बिल्कुल देखिए ये है फॉल्टन, ठीक है। और यहाँ पर एक TP भी बना हुआ है, और वहाँ पर भी एक TP है, मैंने उसको थोड़ा सा नोटिस नहीं किया। बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक TP बना हुआ है यहाँ पर, और इस लाइन में भी TP है। तो ये पिन नंबर है जो है आपकी 217 नंबर, ये है फॉल्टन, और 217 नंबर पिन है ये PM660 में। अब हम देखते हैं 660L में इसका नंबर क्या है। देखिए PM660L में इसका जो नंबर है यहाँ पर, बिल्कुल देखिए PM660L में इसका जो नंबर है वो 80 है, और PM660 में जो इसका नंबर है वो 217 है, 217 और 80। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो PM660L और 660 का जो फॉल्टन की लाइन है इससे प्रॉब्लम नहीं है, और उन्होंने यहाँ पर फॉल्टन की लाइन को जो है मास्क किया हुआ है। तो फॉल्टन की लाइन से मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो फॉल्टन है, फॉल्टन का थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम होता है। कई बार क्या होगा, अगर आपके हैंडसेट में फॉल्टन की लाइन लीकेज में है, शॉर्ट में है, या कोई IC ख़राब है, तो वो जो IC है वो दूसरी IC को भी सप्लाई जनरेट नहीं करने देती। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो PM660 है उसकी हाई LDO बन रही है, लो LDO भी बन रही है,
और जो PM660L है उसकी भी सारी सप्लाई बन रही है ओनली फॉर रैम सप्लाई को छोड़कर। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो 100% जो है फॉल्टन की लाइन से नहीं है, और फॉल्टन का कोई खास ज़्यादा इशू नहीं होता है जब तक ये लाइन लीकेज में ना हो, शॉर्ट में ना हो, या कोई ऐसी ख़राब कंडीशन में ना हो। तो यहाँ पर जो है फॉल्टन का इशू नहीं है, तो अभी हम फॉल्टन को टच नहीं करने वाले हैं। बाकी जो मास्किंग है, मास्किंग यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। नहीं, एक बार जो है हम यहाँ से मास्किंग रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं मास्किंग रिमूव करूँ तो आपको ऐसा आइडिया लगे कि नहीं ये जो वीडियो है वो फॉल्टन की लाइन से प्रॉब्लम थी, तो हमने यहाँ से मास्किंग हटाया तो प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अभी जो हमारी यहाँ पर जो रीडिंग नहीं आ रही थी यहाँ पर SLV पे, यहाँ से पिन नंबर थी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ से जो लाइन नहीं आ रही थी, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी यहाँ से वहाँ तक कंटिन्यूटी है या नहीं है। पहले एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा मुझे मल्टीमीटर को हटाना पड़ेगा, सॉरी ऑसिलोस्कोप को हटाना पड़ेगा, और इस पिन के ऊपर आप जंपर करके भी चेक कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है एक जंपर यहाँ से निकालना पड़ेगा और उस जंपर को वहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें लेट ना करके पहले यहाँ से जंपर निकालेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन होती है। यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दूँगा, क्योंकि मैं IC को बिल्कुल भी रिवोल्व नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर जो है इसी के ऊपर अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर पिन नंबर 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। तो बिल्कुल मुझे इसको थोड़ा सा रिवोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पैड है, पैड डैमेज हो गया है। तो मैं पहले इसको क्लीन कर लूँगा, और इस वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो ये जो बीच का प्रोसेस है क्लीनिंग वगैरह का, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। देखिए, मैंने जो गलती पीछे की है उस गलती को मैं नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगाएंगे, हल्का सा, ठीक है, हल्का देखिए पेस्ट लगा के, और मैं इस जंपर वायर को SMD की हीटिंग से वहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ। देखिए, क्योंकि अगर मैं इसको आयरन से करूँगा तो मुझे इस IC को भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ऐसा यहाँ पर 4 नंबर की पिन पे यहाँ पर, तो मैं हीट करके इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे हम यहाँ पर। बिल्कुल देखिए ये फिक्स हो गया है, और अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा मास्किंग कर लेंगे हल्का सा, क्योंकि देखिए हमने वहाँ पर जो है वो आयरन से फिक्स करने की कोशिश की, जिससे उस IC को हमें रिवॉल्व करना पड़ा,
तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको आईसी को रिवॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर क्लीन करेंगे, नहीं तो यहाँ पर जो मास्किंग है, हम अगर हम मास्किंग को अप्लाई करते हैं तो मास्किंग प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं होगी। बस अब पहले हम यहाँ पर जो है PM 660 को फिक्स करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे रीडिंग की क्या कंडीशन है। फ्लक्स ऐड करेंगे थोड़ा सा, हम ज़्यादा फ्लक्स ऐड नहीं करना है। देखिए अगर आपकी हैंड स्किल परफेक्ट है तो आप आईसी को बिना रिवॉल्व किए बैठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको आईसी को रिवॉल्व करना पड़े। इसका नोज जो है वो रहेगा चार्जिंग कॉइल की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ पर, और इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और फ्लक्स आने के बाद थोड़ा सा आपको मूव करना है। बिल्कुल। और थोड़ा सा बोर्ड कूल डाउन होगा, तब तक हम जो है PM 660L को रिवॉल्व कर लेते हैं। फ्लक्स बाहर आने के बाद आईसी को थोड़ा सा मूव करेंगे, हल्का सा। बिल्कुल। अब पहले थोड़ा सा बोर्ड को कूल डाउन होने देंगे और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन बनती है। और अगर अभी भी वो सप्लाई नहीं जनरेट होती है तो वहाँ पर जो फॉल्टन की पिन थी उसको हम चेक करेंगे। बाकी ये प्रॉब्लम 100% सोल्व हो गई है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आती है वो इसी लाइन से आती है, फॉल्टन से प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा बोर्ड को हम कूल डाउन करेंगे। एक बार पहले हम चेक कर लेंगे कहीं पर ऐसा ना हो ज़्यादा हाई एयर फ्लो की वजह से हमारा जंपर ब्रेक हो गया हो। बिल्कुल ओके है, और यहाँ पर भी ओके। चलिए तो अब चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन होती है अभी। और थोड़ा सा मैं बोर्ड को ऊपर रखूँगा क्योंकि अभी मुझे जंपर को फिक्स करना है, तो मैं प्रॉपर जो है बोर्ड को फिक्स नहीं करूँगा। उससे क्या है कि जंपर जो है नीचे शॉर्ट हो जाएगा। और जब भी आप फ़ोन को ऑन करें, अगर आपने SMD का वर्क किया है तो पहले थोड़ा सा मदरबोर्ड को कूल डाउन हो जाने दें, और यहाँ पर थोड़ा सा हम मदरबोर्ड को बाहर रखेंगे ताकि हमारा जो जंपर वायर है वो शॉर्ट ना हो। एक बार हम चार्जिंग लगा के चेक करेंगे। अभी देखिए एम्पियर कंजप्शन वही है, देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रेडमी आ गया है और वहाँ पर एम्पियर कंजप्शन आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर कितना था, समथिंग 400 500, और अभी एम्पियर कंजप्शन भी 1.3 हो गया है, और यहाँ पर जो है वो सिंबल भी आ गया है। देखिए बैटरी भी जो है वो 61% है। तो एक बार हम इसको पावर की प्रेस करके चेक करेंगे। बिल्कुल देखिए पावर की प्रेस करने के बाद ऑन हो गया है। तो यहाँ पर हमारी जो ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम हमारी SLB लाइन से ही थी, और वहाँ पर जो फॉल्टन की लाइन जो मास्क की है उससे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फॉल्टन से कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर
नहीं SLB, हाँ SLB लाइन थी वो, ठीक है। और फॉल्टन से कोई डिफरेंट प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। अगर फॉल्टन से रिलेटेड मेरे पास कोई हैंडसेट आता है तो मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर बताऊंगा कैसे आपको फॉल्टन से रिलेटेड फॉल्ट को रिपेयर करना है और उससे किस टाइप के फॉल्ट क्रिएट होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं प्रॉपर टच भी वर्क कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर वॉइस वगैरह भी काम कर रही है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है तो आप प्रॉपर जजमेंट ले पाएंगे और उसको प्रॉपर रिपेयर कर पाएंगे। और ख़ासकर अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस आता है जिसमें बक S1B और बक S1A ये दोनों सप्लाई काम नहीं कर रही हैं, जो कि रैम के लिए हैं और जो कि एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए हैं, तो आपको SLB की लाइन ही चेक करनी है और 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो जो है इस लाइन से सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर